कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब साइंस की बात आती है तो जो एनिमल अब काम में आएगा उसी को लेना पड़ेगा। अब पिग का हार्ट हमारे हार्ट के साइज से मैच होता है, तो वही बेस्ट रहेगा, इज़न्ट इट? सी इट इज़ सेविंग लाइफ ना, किसी का हार्ट का वाल्व खराब हो गया है और अगर वो पिग का वाल्व उसमें फिट बैठ रहा है, तो जान बच जाएगी ना उसकी। तो फिर पिग को तो भगवान की तरह समझना चाहिए। आई ड मतलब सी वो एक डिफरेंट चीज़ है। अभी हम रिलिजन और साइंस को तो मिक्स नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें अलग चलती हैं। बट ये सब हो रहा है, ओके? और फिर हो सकता है पिग के बदले और भी दूसरे एनिमल्स हों और उनका भी वाल्व मिलता है और आर्टिफिशियल वाल्व भी मिलता है, ओके? ज़रूरी नहीं हमको एनिमल का ही लेना है। आपको आर्टिफिशियल वाल्व भी मिलता है, वो भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमें पिग का नहीं चाहिए तो दूसरा ले लेंगे। लेकिन क्या होता है टिश्यू और टिश्यू रिप्लेस होगा तो ज़्यादा अच्छा हो। इसलिए देखो एक वर्ड दिख रहा है आपको ज़ेनो ट्रांसप्लांट। ज़ेनो मतलब किसी दूसरे एनिमल से बोन, कार्टिलेज ऐसे कुछ मटेरियल जैसे अगर मेरी सपोज़ कोई बड़ी-सी हड्डी टूट गई है बहुत सारे पीसेज़ में, तो उसके बदले क्या किसी दूसरे एनिमल की हम डाल सकते हैं जहाँ पे साइज़ वगैरह मैच हो जाए। तो इसलिए हम एनिमल्स को एज़ अ बायोरिएक्टर ग्रो कर रहे हैं। कैन यू सी दैट वर्ड? देखो क्लास, ऐसा प्लान ह्यूमन बेबी को ग्रो करने का भी है कि हम एक ज़ायगोट को ग्रो करेंगे, ह्यूमन बेबी को और उससे किडनी ले लेंगे, उससे वाल्व ले लेंगे। लेकिन अभी आप ही सोचो, ऐसे ह्यूमन बेबी को ग्रो किया करना चाहिए था। फिर वो किसका बेबी रहेगा, वो क्यों देगा अपना बेबी? मतलब इट इज़ टू बी किल्ड ना अगर उससे हम किडनी निकाल रहे, वाल्व निकाल रहे, फिर वो किस मदर के बॉडी में ग्रो करेंगे उसको और ऐसा कौन मदर होगा जो बेबी को डोनेट कर देगा? इज़न्ट इट? अभी एनिमल्स को तो हम पूछ के नहीं ले रहे, बराबर है? शीप को मारने के लिए हमको किसी की परमिशन नहीं लेनी पिग को मारने के लिए, लेकिन ह्यूमन में तो वो नहीं चलेगा। पर वो भी प्लान में है कि जैसे लोग किडनी नहीं देते तो ठीक है हम आर्टिफिशियली एक ह्यूमन बेबी एग और स्पर्म को यूज़ करके ग्रो करेंगे किसी फीमेल के बॉडी में। जब वो बेबी फुल्ली ग्रो हो जाएगा, तो उसके बाद उसको किल करके उससे किडनी ले लेंगे। ये चल रहा है, बट अभी तक अलाउड नहीं, नहीं तो क्या हो जाएगा वो एक फैक्ट्री जैसा हो जाएगा ह्यूमन बीइंग के ऑर्गन बनाने की, इज़न्ट इट? और वो एथिकली अभी तक हमने एक्सेप्ट किया नहीं है। जैसे आपने कहा कि पिग को अच्छा नहीं समझा जाता, वैसे ह्यूमन बीइंग अपने ही टाइप के ऑर्गेनिज्म को मारेगा क्या? वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया, ऐसा। बाकी हम गोट, शीप सबको मारने के लिए तैयार है, पर हमारे खुद के ऑर्गेनिज्म के लिए नेचुरली वो एक गलत जैसी फीलिंग माइंड में आती है ना? बट यू नेवर नो फ्यूचर में ये भी होगा, है ना? तो क्योंकि जिसको हार्ट और किडनी की ज़रूरत है, जिसकी डेथ हो रही है, वो तो जहाँ से किडनी मिल जाए लेना चाहेंगे। तो वो ह्यूमन से मिले या किसी और से मिले, वो किसी भी तरह काम चल रहा है, ऐसा। मतलब मेडिकल यूज़ की बात कर रही हूँ मैं। देखो क्या, ऐसे ही हमें फैक्ट्री नहीं बनानी है, लेकिन जहाँ पे मेडिकल यूज़ की बात है, वहाँ पे आप उसको रुकाना मुश्किल, वो होगा ही। ये देखिए ह्यूमन पिग का हार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली। देख, पिग से हमने लिया और वो वाल्व वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिए। देख, है ना? तो ऐसा कर सकते हैं। सी xenotransplantation, transplantation of cell tissues or organ from one species to another। अगर पूरा ऑर्गन दिया जाता है तो उसको xenografting बोलते हैं। एलो मतलब सेम स्पीशीज, ह्यूमन ह्यूमन को देगा तो उसको एलो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, लेकिन जेनो मतलब दूसरा, ओके? तो दैट इज वन थिंग। जेनोजेनेसिस मतलब उससे अगर कोई बीमारी फैल रही है तो उसको जेनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है? ओके, ऐसा किया जाता है यूजुअली। तो this can be a future what you say organ replacement technique very soon। हमारे पास ऑप्शंस भी कम है, तो ये हो सकता है। ये देखिए आपको पिग दिख रहा है, डोनर पिग, ठीक है? उसके बोन मैरो में हमने ह्यूमन जीन डाल दी है। वो देखिए उसकी किडनी भी दिख रही है। यस मिस। अब उसका बोन मैरो, करेक्ट?
पिग और ह्यूमन का बोन मैरो मिक्स कर दिया हमने, करेक्ट? और ह्यूमन बीइंग में उसको डाला तो ह्यूमन बीइंग पिग के सेल को रिजेक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको वैक्सीन की तरह उसकी आदत हो जाएगी धीरे-धीरे। फिर देखो पिग सेल से हमने बनाया उसकी बोन से और ह्यूमन में डाला, तो उसको ट्रीटमेंट दे रहे हम। पहले देखिए ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उसके पैर की बोन को देखिए, वो ह्यूमन बोन मैरो। अभी हमने पिग के बोन मैरो से सेल लिया और वो ह्यूमन बोन में डाला। तो जैसे कैंसर ट्रीटमेंट होता है ना बोन मैरो कैंसर, तो ह्यूमन बीइंग से बोन मैरो निकालना, पहले तो डोनर नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल होता है। तो हम ह्यूमन बीइंग के बोन मैरो को पिग में डाल के, फिर पिग के बोन मैरो को ग्रो करके, फिर पिग को किल करके बोन मैरो निकाल सकते हैं और वैसा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। करेक्ट? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बहुत 20-25 लाख्स लगते हैं उसमें, 20-25 लाख्स बोल रही हूँ मैं, और सक्सेस रेट 5% होता है, ओनली 5। इसीलिए ब्लड कैंसर वगैरह का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल या ना हो नहीं के बराबर होता है। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जहाँ पे ब्लड सेल बनते हैं, ब्लड सेल कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। तो क्या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं? तो ऐसे हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं ह्यूमन बीइंग को, फिर पिग में ह्यूमन जीन डालते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि कुछ सिमिलर या सेम बन जाए और ह्यूमन बीइंग उसको एक्सेप्ट करे। ऐसा किया, ठीक है? तो ये भी एक चल रहा है। दिस इज अ ट्राई, दिस इज एट वेरी बेसिक लेवल, ओके? कम से कम उसको करने में ह्यूमन बीइंग के ऊपर ट्राई करने में ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है, करेक्ट? आप यू मस्ट, अगर आप किसी को जानते हो कि जिसने किडनी डोनेट किया हुआ लिया है, तो आपको पता होगा फिर उसको ऑलमोस्ट 5-6 साल इम्यूनो सप्रेसेंट लेना पड़ता है। सप्रेसेंट के लिए उसका इम्यून सिस्टम लो करना पड़ता है, नहीं तो बॉडी किडनी को फेंक देगी। बोलेगी ये मेरी किडनी नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा होता है। तो वो नहीं करने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि उसको पिग का बोन मैरो डाल के और पिग के बोन मैरो में ह्यूमन सेल डाल के पहले बॉडी को प्रैक्टिस करा, तो फिर उसको इम्यूनो सप्रेशन एजेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा। नहीं तो आप कोई भी चीज़ ह्यूमन बीइंग को डोनेट करोगे, तो बॉडी इसको रिजेक्ट करना चाहती है, इसको रिमूव करना, तो उसको रिमूव नहीं करने के लिए एक्सेप्ट कर ले बॉडी, तो ये किया जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। एंड फ्यूचरिस्टिकली, अभी तो नहीं, फ्यूचरिस्टिकली ये बहुत काम करें, ठीक है? सो दैट इज़ वन थिंग व्हिच कैन बी डन। ये देखिए ट्रांसजेनिक फिश, यू ऑलरेडी नो फिश इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो लोग फिश खाते हैं उनको कभी भी प्रोटीन की कमी नहीं होती, ओके? जो भी सी फूड खाते हैं, सी फूड, ओके? फिश, क्रैब, प्रॉन, तो उनके पास प्रोटीन, विटामिन की कभी कमी नहीं होती, दे आर वेरी गुड। तो ये देखिए इतनी सारी फिश है, करेक्ट? इनमें हमने ग्रोथ हार्मोन डाला, तो उनका साइज़ बढ़ गया है, ओके? उनकी प्रोटीन की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ गई है, करेक्ट? और उसको प्रिज़र्व भी अच्छे से कर, जब हम प्रिज़र्व फिश खाते हैं जो फ्रीज़र में रखी होती है, उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं होता, ओके? ये आपको फ्रेश नहीं लगता। सपोज़ आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली के आजू-बाजू में तो कोई ओशन नहीं है, बराबर है? तो आपको फिश तो लेनी पड़ेगी ना, कहीं से मँगानी पड़ेगी। तो उनके पास फ्रीज़र में फ्रीज़ की हुई फिशेज़ हैं, जो मुंबई से जा रही है या कलकत्ता से जा रही है, करेक्ट? तो वो फिश अगर आपको प्रिज़र्व करनी है अच्छे से, तो उनमें जो ग्रोथ हार्मोन डालते हैं, उससे उनका प्रिज़र्वेशन क्वालिटी अच्छा रहता है। प्रिज़र्वेशन के बाद भी उसका जो मीट है, वो बहुत अच्छा रहेगा, खराब नहीं होगा। तो दैट कैन बी डन। ये देखिए, सुपर फिश दिख रही है, उसका साइज़ देखिए कितना बड़ा हो गया। नॉर्मल साइज़ देखिए और उसकी ग्रोथ दिख रहा है, 10 टू 11 टाइम फास्टर ग्रोथ। ये देखिए ग्लो फिश, ज़ेब्रा फिश, उसमें फ्लोरोसेंट का प्रोटीन डाला है। ये किस काम का है? डेकोरेशन। आपको पता है फिश टैंक होते हैं बड़े-बड़े, जिनमें फिशेज़ रखते हैं हम लोग, करेक्ट? तो ये ग्लो फिश है, जिसमें हमने जेली फिश से जीन लिया है और फिश में डाल दिया। तो देखिए, वो ग्लो हो रही है जेली फिश के जैसे। ये डेकोरेशन। हाँ मिस, नियॉन कलर की और हो गई। यस, है ना? फ्लोरोसेंट जो जो भी कलर होते हैं उसको जो आप जीन यूज़ करेंगे वैसा। और जेली फिशेज़ में वो जीन होता है ग्लोइंग का, करेक्ट? और ये देखिए ये साइज़ के लिए तो प्रोटीन ज़्यादा है, ग्रोथ फास्टर है,
और हम सबको पता है कि फिश की डिमांड भी काफ़ी है। बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनके आजू-बाजू में ओशियन वगैरह नहीं होते, तो उनके यहाँ काफ़ी डिमांड होती है। दैट कैन बी डन। ट्रांसजेनिक फिश, ट्रांसजेनिक चिकन, वी ऑल नो दोज़ हू ईट चिकन, यू मस्ट बी नोइंग कि चिकन में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और उसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, करेक्ट? मतलब सभी लोग जो मीट ईटिंग पॉपुलेशन है, चिकन ज़्यादातर फेवरेट फूड में जाता है उनका, करेक्ट? तो ये जो मीट ईटिंग पॉपुलेशन है, तो उसमें हमने क्या डाला है, बहुत ग्रोथ जीन प्लस आर यू हियरिंग अबाउट बर्ड फ्लू नाउअडेज? सुन रहे हो बर्ड फ्लू? Yes, ma'am. हाँ, तो उससे कितने सारे बर्ड्स मतलब पोल्ट्री का नुकसान हो रहा है, चिकन की डेथ हो रही है, बराबर है? तो उसमें हमने ऐसे जीन डाले ताकि वो बीमारी से लड़ वायरल रेजिस्टेंट, बैक्टीरियल रेजिस्टेंट, बेटर प्रोटीन, लो फैट, कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, मोर एगलिंग, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमको एग दें, करेक्ट? ज़्यादा से ज़्यादा मीट दें, मीट की क्वालिटी अच्छी हो, उसका ऑयल कंटेंट कम हो, तो हम उसको मॉडिफाई करें, ओके? तो वो चिकन एक तो अच्छा रहेगा मतलब वो उसको बीमारी जल्दी नहीं होगी, दूसरे उसका मीट अच्छा होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, ज़्यादा लो फैट वाला मीट होगा, तो इट इज़ बेटर। तो ट्रांसजेनिक चिकन भी हम बना रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, इसमें हमने क्या डाला है, वायरस से फाइट करने के लिए, फिर ह्यूमन प्रोटीन देखिए, हर एक एग में ह्यूमन प्रोटीन बनाता है, ह्यूमन प्रोटीन जीन डाला, करेक्ट? तो उसमें जो चिकन का एग खाते हैं, उसमें अगर ह्यूमन प्रोटीन जीन है, तो बहुत अच्छा है ना, मतलब यू आर गेटिंग द प्रोटीन व्हिच यू वांट, करेक्ट? तो फिर दैट इज़ बेटर एडवांटेज, सस्ता भी पड़ेगा, ये देखिए, 0.1 ग्राम ऑफ ह्यूमन प्रोटीन इन ईच एग, ठीक है? कॉस्ट इफेक्टिव है और प्रॉपर ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन जो हमको ज़रूरत पड़ती है बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो है उसमें और चिकन के एम्ब्रियो में डाल दिया है, तो आराम से मिल रहा है। ये देखिए यहाँ तक क्लियर है क्लास? क्योंकि टॉपिक टोटली चेंज हो रहा है। आर यू श्योर अबाउट दिस? Yes, ma'am. यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव है। इन्फॉर्मेटिव मतलब इससे ये मिल रहा है, उससे वो मिल रहा है, करेक्ट? तो श्योरली वहाँ पे लर्निंग आउटकम बहुत ज़्यादा रहेगा आपका, ओके? यू विल हैव टू लुक एट द लर्निंग पार्ट मोर एंड यू कैन सी कि व्हाटएवर आर वी चेंजिंग, तो ये जो टॉपिक है दिस इज अबाउट मॉरल वैल्यूज। हम जो भी चेंज कर रहे हैं, क्या वो हमें करना चाहिए? इज इट गुड? इज इट प्रॉपर? शुड वी डू दैट? ओके, so this is about that. Okay, now try to understand, when you say is it about that, it means heading देखिए, bioethics, biopiracy, okay, and biopatent. Look at the three things, okay? So when you say ethics, कभी भी क्लास ethics word आया मतलब हम जो भी काम करते हैं उसमें एक चीज होती है सही और गलत, ठीक है? तो इफ वी आर डूइंग समथिंग, इज दैट प्रॉपर और इलीगल और अनएथिक्स? ठीक है, अभी एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ, ओके, इफ आई एम टेलिंग अ लाई, तो एथिकली इट इज रॉन्ग, एथिकली इट इज रॉन्ग, बराबर है? लेकिन बहुत बार हम बोल देते हैं झूठ, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इतने से झूठ से कुछ नहीं, कोई बात नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना, isn't it? जैसे आप बाहर खड़े हैं और टाइम पास कर रहे हैं 1 घंटे से, मम्मी ने बोला क्या हुआ, तो आपने बोल दिया कि कॉलेज में लेट हो गया, वहाँ पे मुझे थोड़ा रुकना पड़ा या प्रैक्टिकल से लेट छोड़ा, ऐसे यूजुअल झूठ हम बोल दें। अब टेक्निकली तो वो गलत है, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, isn't it? लेकिन उससे किसी का नुकसान नहीं होता तो बोल दिया, करेक्ट? तो एथिक्स क्या होते हैं? वो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, आपका कंडक्ट, आपका जजमेंट। अगर मैं चोरी कर रही हूँ तो मेरा दिमाग तो बोलेगा कि ये तो गलत है भाई, तो इलीगल, लेकिन फिर भी अगर मैं करती हूँ तो मैंने क्या किया? अनएथिकल काम किया। कभी भी क्लास आपने नोट किया है, अगर हम झूठ बोल रहे तो हमें अच्छा नहीं लगता, करेक्ट? हमें डर लगता
लगता है, एक फ़ियर हो जाता है, करेक्ट? कभी भी झूठ बोल के आपको कोई खुशी तो नहीं होती ना, भले ही आपने किसी मजबूरी में बोल दिया हो, करेक्ट? वैसे ही अगर आप कुछ गलत काम करते हैं, तो हमें अच्छा तो नहीं लगता, तो वो जो आपका जजमेंट, कंडक्ट और मॉरल ड्यूटी है, वो एथिक्स। अब हम आ गए बायो। तो बायोलॉजी में एथिक्स मतलब क्या मुझे राइट है ई कोलाई का जीन चेंज करने का? जैसे मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमारा कोई हक है क्या उसका जीन बदलो? हमने डॉली शीप कॉली बनाई, उसके जीन बदल दिए, करेक्ट? तो क्या हमें वो करना है? नो मैम। देखा जाए तो गलत है ना, हम उनसे ज्यादा पावरफुल है इसलिए हम ये सब करते रहते, लेकिन है तो गलत, करेक्ट? पर फिर भी हम कर रहे हैं, तो अब क्वेश्चन आता है क्यों कर रहे हैं? आप उसको जस्टिफाई कैसे करोगे? तो हम क्या बोलते हैं, देखो, इतने सारे ह्यूमन बीइंग को मुझे बचाना था, एंटीबायोटिक बनाना था, वैक्सीन बनाना था, हार्मोन बनाना था, इसलिए मैंने फिश में जीन डाला ताकि ज़्यादा प्रोटीन बने, तो सबको खाना मिले। मैंने राइस को गोल्डन राइस बनाया ताकि सबको विटामिन ए मिले। तो ह्यूमन बैकग्राउंड पे हम उसको क्या सोचते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि यस, हमने जो किया वो सही। लेकिन देखा जाए तो हमने बहुत ही सेल्फिश काम किया। सिर्फ ह्यूमन बेनिफिट के लिए हमने दूसरे इस ऑर्गेनिजम्स के राइस में जीन क्या डालते थे जो गोल्डन राइस बन जाता था वो? विटामिन ए का जीन, उसको बोलते हैं विटामिन ए जैसे जीन। मतलब उसके सीड्स में डालते थे कि ऐसे मतलब उसके ऊपर से डालते थे राइस के? नहीं, आप एक बैक्टीरिया में उसको डालते हो, फिर वो बैक्टीरिया राइस प्लांट में डालते हैं, वो बैक्टीरिया राइस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा और मीन्स जीन एक ट्रांसफर। बैक्टीरिया या फिर मतलब जितने राइस उतने बैक्टीरिया? बहुत सारे बैक्टीरिया, फिर वो ओके बैक्टीरिया मिस। राइस के ऊपर स्प्रे करने की, वो प्लांट के ऊपर, ठीक है? जब आप वो करोगे तो वो उसको इन्फेक्शन करेगा और बैक्टीरिया का जीन ऑटोमेटिकली राइस में चला जाएगा। फिर वो राइस जब आप ग्रो करोगे ना, तब वो गोल्डन ग्रो, ओके? पहले आपको हाँ एक मिस। जनरेशन ऑफ नॉर्मल राइस को बदलना, ऐसा, ठीक है? अगर आपको नाम याद है एग्रोबैक्टीरियम, वो बैक्टीरिया यूज होता है, एग्रोबैक्टीरियम क्यूमीफेसिन, और जीन का नाम है बीटा कैरोटीन जीन, बीटा कैरोटीन, जिसका ऑफिशियल नाम है विटामिन, ठीक है? तो यस ये मिस। करना पड़ता है, ठीक है? तो फिर एक रूल बनाया गया कि अच्छा ये अलाउड है और ये अलाउड नहीं, मतलब एक साइंटिफिक कुछ तो रूल रेगुलेशन होना चाहिए ना, नहीं तो फिर कोई भी कुछ भी करने लगेगा ना, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी से कुछ भी अलाउ करें। हाँ तो मिस। कल्चर, ट्रेडिशन, अभी आपने भी बताया था कि कुछ लोग ये एनिमल को ठीक नहीं समझते, बराबर है, तो वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हम लोगों को हर्ट कर सकते हैं हमारे तरीकों से, इज़न्ट इट? और अगर पब्लिक जिस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी, वो कितनी भी अच्छी हो, चलेगी नहीं ना। इतना एफर्ट करने के बाद हम चेंज करेंगे और फिर लोग बोल देंगे ये एनिमल को क्यों चेंज किया, हमको नहीं चाहिए, तो वो तो फिर पूरा बायोटेक फेल हो जाएगा, करेक्ट? तो वो सब ध्यान में रखते हुए कल्चर, ट्रेडिशन, लीगल, इल्लीगल, सोशल बिहेवियर, सबको ध्यान में रखते हुए बायोटेक्नोलॉजी के लिए कुछ रूल्स, क्योंकि कुछ सिस्टम, ठीक है? और उसको बोलते हैं बायो एथिक्स, ठीक है? तो ये देखिए, बायो एथिक्स, क्लिनिकल एथिक्स, जो आप रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो रैट क्या कोई मशीन है? और हम उसको ऑलमोस्ट वैसे यूज कर रहे हैं, तो कितना अलाउड है? रिसर्च एथिक्स, कितना आप एनिमल, बैक्टीरिया पे रिसर्च कर सकते हो? रिसोर्स, कितना यूज कर सकते हो आप रिसोर्सेज, है ना? जैसे पानी कितना यूज करना चाहिए, कितना वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, हवा में हम कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, तो वो रिसोर्स से रिलेटेड। पब्लिक हेल्थ, हमारी वजह से अगर पब्लिक हेल्थ डैमेज हो रही है किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से, तो वो अलाउड नहीं, उसको पब्लिक हेल्थ एथिक बोलते हैं। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत जगह अपोज किया जाता है, क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ को अफेक्ट। नर्सिंग एथिक्स, नेचुरली मेडिकल जो है अपने हॉस्पिटल वगैरह में, तो उसमें एक सिस्टम होता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इतना अलाउड है, कितना चार्जेस ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते, है ना? तो वो सब भी कुछ एथिकल रूल्स में, ठीक है? जो बाकी के एथिक्स है, वो हमसे रिलेटेड नहीं। देखो, बिजनेस एथिक है, एनवायरनमेंट है, सोशल है, उससे हमें काम नहीं। हमारा टॉपिक है बायो। ये देखिए, इट हेल्प्स अस टू स्टडी, लुक केयरफुली, moral vision, decision and policies of human behavior.
ठीक है? कोई भी बायोलॉजिकल फिनोमेना में ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए, वो बायोएथिक्स बताता है। टेस्ट ट्यूब में जब हम बेबी बना रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या वो हमें बनाना चाहिए? स्पर्म बैंक, जीन थेरेपी, जीन चेंज कर, क्लोनिंग, सेम कॉपी बनाना, जीन मैनिपुलेशन, यूथैनेसिया। क्या होता है यूथैनेसिया? जो कोमा में चले जाते हैं तो उनको डेथ दे देते हैं ना, कि वो तो अभी वापस नहीं आएँगे, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकाल के हम ऑफिशियली उनको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तो वो, करेक्ट? दिख रहा है आपको? कोमैटोज़ स्टेट, कोमैटोज़ मतलब जो कोमा में जिनके वापस आने की कोई चांस ही नहीं है और 10 साल से वो कोमा में है, तो क्या हमें उनको लाइव रखना है कि उनको ऐसे ही पेनफुल कंडीशन में रखना है? तो बहुत बार उनके ऊपर दया करके वो सारी चीज़ें हटा देते हैं, फिर वो पर्सन की डेथ हो जाती है। लेकिन वो देखा जाए तो एक तरीके से उसको छुटकारा मिल जाता है इतनी पेनफुल लाइफ से। ओके, तो कुछ लोग उसको येस बोलते हैं, कुछ लोग ना बोलते हैं, है ना? तो डिपेंड करेगा, हम में से भी बहुत लोग सोचेंगे कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं। लेकिन सपोज़ कोई कोमा में है 10 साल से और उसको ब्रीदिंग भी आर्टिफिशियल दिया जा रहा है, खाना भी पाइप से दिया जा रहा है। तो सोचिए उसकी लाइफ कैसी है, वेजिटेबल जैसी। इज़न्ट इट? ना वो बोल सकता है, ना सुन सकता है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। तो क्या करना है? करेक्ट? तो देयर आर सो मेनी वेज़। बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं रखना चाहिए, उनको इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, वो लिविंग है तो नहीं, उनको पूरा मौका देना चाहिए वापस आने का, कभी वो ठीक हो गए तो। करेक्ट? तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच वी हैव टू लुक इन। और हर बार उसमें नेचुरली डिबेट और डिस्कशन तो होगा ही, क्योंकि आधे लोग यस बोलेंगे, आधे लोग नो बोलेंगे, है ना? ट्रांसजेनिक, जीन थेरेपी, क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए करना चाहिए कि नहीं? इसका सोसाइटी से बहुत सारा रिएक्शन आता है और नेचुरली हमको सोसाइटी के लिए काम करना है। मेरा इंडिविजुअल डिसीजन तो चलेगा नहीं, तो वी हैव टू थिंक। ठीक है? सो एक तो होता है कि आपको क्या लगता है बताइए, दूसरा होता है कि सोसाइटी पे क्या इफ़ेक्ट होगा बताइए? क्या कोई कंट्रोवर्सी होगी, कुछ डेंजरस होगा इसको यूज़ करने से? तो देखिए मेन जो चीज़ है उसमें, जो आर्गुमेंटेटिव है वो है कि एनिमल्स को हम बहुत तकलीफ दे रहे हैं, उनका जीन चेंज करके, उनके बॉडी में ये डाल दो, वो डाल दो। उनको हम पूछ भी नहीं रहे हैं कि ये डालने से आपको कोई तकलीफ हो रही, बस हम करे जा, है ना? पिग को ग्रो कर रहे हैं, उसका हार्ट निकाल देते हैं, वैल्व उसको तो मार देते हैं ना। तो हम बहुत सारी तकलीफ दी, जो फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट, करेक्ट? फिर इंटीग्रेशन ऑफ स्पीशीज, हम इसका जीन उसमें, उसका जीन इसमें डाल रहे हैं, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, जीन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं, है ना? हमारा जीन हमारा था, अब हमने उसको बैक्टीरिया को भी दे दिया है, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन जीन इनटू एनिमल्स, एनिमल्स इनटू ह्यूमन, ये सब हम करते रहे, तो इससे क्या होगा? करेक्ट? एनवायरनमेंट पे इफेक्ट हो सकता है, हेल्थ पे होगा, बायोडायवर्सिटी पे। कितना होगा पता नहीं, वी डोंट नो कितना होगा, पर होगा ज़रूर, ओके? और क्या हम वेट करें, ऐसे 100 साल वेट करें कि पहले इसका इफ़ेक्ट देख लेते हैं, बाद में टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे? नहीं, वो तो हम नहीं कर रहे हैं। जब हम कोई भी फिनोमेना करते हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देखने के लिए रुकना पड़ता है। वो कौन रुकेगा 25 साल, 50 साल उसका इफ़ेक्ट देखने के लिए? नहीं रुक सकते, क्योंकि हमें तो टेक्निक की अभी ज़रूरत है, तो वो भी हम नहीं देख रहे हैं ठीक से, तो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। तो हमने क्या कर दिया, ये जो डिबेट है, ये देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसमें बहुत डिबेट होता है, करेक्ट? सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल लेवल पे, ठीक है? बहुत सारे नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, जैसे मैंने बॉलवॉर्म को मारने के लिए बीटी कॉटन बनाया, पर हो सकता है उससे किसी बटरफ्लाई की भी डेथ हो जाए, किसी ग्रासहॉपर की भी डेथ हो जाए। नेचर से कितना इंटरफेयर करना चाहिए, इज़न्ट इट? वो हमको देखना पड़ेगा, करेक्ट? व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, वो हमको बहुत सोच समझ के चलना होगा। नहीं तो हम मशीन जैसे हो जाएँगे, ये भी करो, वो भी करो, कुछ भी करो। तो वी हैव टू थिंक अबाउट, ये देखिए, हू शुड कंट्रोल टेक्नोलॉजी, व्हाट शुड बी बैन्ड और परमिटेड,
हु शुड डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा? अमेरिका डिसाइड करेगा, इंडिया करेगा, कौन करेगा? हर कंट्री बोलेगी हम करेंगे, इजंट इट? तो न्यू टेक्निक को, इतनी जो महंगी टेक्निक है, क्या वो गरीबों के लिए भी होनी चाहिए? अगर वो सिर्फ अमीरों के लिए, तो क्या फायदा है टेक्निक का? इजंट इट? अगर हम बोलेंगे कि कोविड का वैक्सीन सिर्फ रिच लोगों को मिलेगा, तो चलेगा क्या? नहीं ना। गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहले सबको दो, सबको मतलब सारे डॉक्टर्स को दो, सारे नर्सेस को दो, सारे आर्मी वालों को दो, करेक्ट, जिनको सबसे पहले देना है। फिर उसके बाद बोला ओके ठीक है, अभी सारे जो ओल्ड लोग हैं उनको दो, क्योंकि उनमें डेथ होने का रेट ज्यादा होता है। गवर्नमेंट ये थोड़ी बोल रही है कि पहले सब रिच लोगों को दे दो, इजंट इट? तो ऐसा है, तो गवर्नमेंट हैज टू थिंक कि टेक्निक महंगी है तो बेनिफिट सिर्फ रिच लोगों को होने वाला है, तो फिर क्या फायदा? इट शुड बी फॉर एवरीबडी। ठीक है, ये देखिए, इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन एनवायरमेंट। क्या कुछ इल इफेक्ट होता है? हाँ, देखिए, जीन मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, जो पेस्टिसाइड्स और दूसरे इंसेक्ट से फाइट कर सकते, और उससे क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स हम यूज नहीं करते, तो वो एक बेनिफिट। लेकिन आप अभी आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डालेंगे, इजंट इट? लेकिन उसी से ये भी होता है कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की भी डेथ हो सकती है। ये देखिए, हमने एक प्लांट के लिए डाला, दूसरा प्लांट की डेथ हो गई, कोई दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, तो वो जीन वहां पे भी चला गया। करेक्ट? आर यू गेटिंग इट? ये दिख रहा है, क्रॉप्स ऑफ राउंड अप सोयाबीन्स, ठीक है, वो हमने एग्रीकल्चर में डाला हुआ है। अब उससे क्या हो रहा है, उनसे वो जीन आजू बाजू के प्लांट में भी चला गया, तो ये जो वीड्स हार्मफुल होते, उनको भी जीन मिल गया, तो वो उनकी भी डेथ नहीं हो रही है। जैसे बीटी कॉटन मैंने कॉटन में डाला, लेकिन कॉटन से वो जीन बाय क्रॉस पॉलिनेशन चला गया कोई बाजू वाले पेड़ को भी, तो वो पेड़ भी रेजिस्टेंट हो गया, जो हमारे प्लानिंग में नहीं था। करेक्ट? तो ऐसे आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को चेंज कर देते लॉन्ग टर्म में। ये देखिए, ये देखिए, आपने प्रोटीन डाला, ओके, ये देखिए, ये वीड्स की डेथ हो रही है, यहाँ पे ये उसकी डेथ हो गई, यहाँ पे, कैन यू सी? यस मिस। सी राउंड अप, हमने जब पेस्टिसाइड स्प्रे किया, कैन यू सी द राउंड अप पेस्टिसाइड? हाँ मिस। तो देखिए, क्रॉप्स और दूसरे क्रॉप्स की भी डेथ हो गई, एक को फायदा हुआ, लेकिन दूसरा जो हमारा टारगेट नहीं था, उसको भी वहां पे इफेक्ट हो गया। तो अब हम एक एक पेड़ को पकड़ के तो काम नहीं कर सकते। जब आप खेती करते हो तो वहां पे हजारों राइस है, अब आप एक एक सिलेक्ट थोड़ी करोगे कि तू राइस नहीं है, तू राइस है, ऐसा तो नहीं कर सकते। और जब आप स्प्रे कर रहे हो तो एयर में जा रहा है, तो वो जरा मुश्किल होती है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है रिजल्ट ऑफ वो है मिस, बहुत हर्बिसाइड स्प्रे? डिफिकल्ट होता रहेगा ना स्प्रे करने वेरी में। डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट, और उससे पोल्यूशन भी होता है। करेक्ट? सी, ओवर 63% ऑफ जीन मॉडिफाइड क्रॉप हर्बिसाइड टॉलरेंट है, तो जब हर्बिसाइड डालते हैं तो जीन डालने की वजह से वो उनकी डेथ नहीं होती। ठीक है, और उससे देखो वीड की डेथ होती, ये देखिए, क्रॉप अनअफेक्ट। तो आपको बहुत सिलेक्टिव काम करना, कभी कभी वो बहुत फायदा होता है, पर कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। ये देखिए, ये मोनार्क बटरफ्लाई देखिए, ये ऑरेंज कलर की बहुत फेमस बड़ी बटरफ्लाई होती है मोनार्क, और वो जब बीटी कॉटन खाती है उसकी भी डेथ हो जाती है, जबकि बीटी कॉटन हमने सिर्फ बॉलवर्म के लिए बनाया, लेकिन सी द बटरफ्लाई इज ऑल्सो डाइंग। तो बटरफ्लाई वॉज अनटारगेट, है ना, उसको हमारा टारगेट तो नहीं था, तो वो तो टारगेट से बाहर पहुंच गया बीटी कॉटन। ये देखिए, बीटी कॉर्न मेज है, जब वो ग्रो किया जाता है, देखिए मोनार्क बटरफ्लाई, करेक्ट, वो हमारा टारगेट नहीं है, बट दे डाई। ठीक है, ये बॉलवर्म की डेथ हो रही है, लेकिन बीटी की भी डेथ हो रही है।
तो दैट इज अ प्रॉब्लम। अब उसको कैसे बचाया जाए? कुछ नहीं कर सकते आप। आपने तो प्लांट में वो जीन डाल दिया है। फिर एलर्जी हो सकती है। देखिए, बहुत बार जीन मॉडिफाइड प्रोटीन खा के लोगों में ऐसी एलर्जी, आपको दिख रहा है थोड़ा सा स्वेलिंग जैसा, इन्फ्लेमेशन, रैशेज, है ना? तो ह्यूमन बॉडी पे चेक किया जाता है हमेशा इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो कहीं पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? ओके, नाउ उसमें क्या है? तो सपोज मैंने एक जीन मॉडिफाइड प्रोटीन बनाया और उसको खाया गया, तो अगर 1000 में एक को भी एलर्जी, 1000 में एक को भी, तो आपको फिर वो प्रोडक्ट के नीचे लिख के भेजना पड़ेगा कि कुछ लोगों में एलर्जी होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है बायोटेक सोयाबीन। तो जिन लोगों को ग्राउंड नट, कोकोनट, ये चीजों से एलर्जी है, उनको बायोटेक सोयाबीन से भी एलर्जी है। तो वो आपको प्रोडक्ट के साथ फिर लिखना पड़ेगा। तो कभी कभी क्योंकि वो जीन मॉडिफाइड क्रॉप है, तो उसमें एलर्जी हो सकती है। करेक्ट? तो दैट इज वन थिंग। देखिए, यूज अ जीन फ्रॉम ब्राजील नट टू इंक्रीज सोयाबीन का प्रोडक्शन। सोयाबीन हैज इंक्रीज, बट पीपल आर गेटिंग एलर्जी फ्रॉम द फ्रूट। ऐसा लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैन नॉट बी चेक। ये देखिए, हम जितना भी इफेक्ट देख रहे हैं, वी आर ओनली लुकिंग एट short term. So very less research has been conducted to check the long term effect because we don't know 100, 150, 200 साल बाद क्या होगा। और हम रुक नहीं सकते क्योंकि हमको तो प्रोडक्ट अभी चाहिए, ठीक है? फिर कुछ नए प्रोटीन्स बनाए हमने बायोटेक से, जैसे लैक्टोफेरिन मिल्क में डाला था। अब वो हमारा फूड कभी नहीं था, तो क्या हमें वो नया प्रोटीन खाना है? क्या वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा? फिलहाल अच्छा लग रहा है, आगे जाके कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कोई कैंसरस तो नहीं हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम, कोई टिपिकल ऑर्गन खराब तो नहीं आ जाएगा? क्योंकि वो प्रोटीन नेचर ने हमको नहीं दिया, हमने यहाँ वहां से जीन ट्रांसफर करके उसको प्लांट में लाया। तो वो प्रोटीन खाने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। और उसका भी इफेक्ट हमें इमीडिएट नहीं, इमीडिएट तो अच्छा दिख रहा है, आराम से डाइजेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शुड बी ईट सच प्रोटीन जो न्यू प्रोटीन है। तो वी डोंट नो कि ऐसा कितना चेक करना चाहिए, ठीक है? यू कैन सी फूड एडिटिव्स। हम बहुत सारा विटामिन, न्यूट्रिएंट, एंटीबायोटिक्स फूड में डालते हैं, एंड दैट हैज टू बी चेक कि वो हमारे लिए कुछ हार्मफुल तो नहीं होगा। जैसे कैरेट विद वैक्सीन था, करेक्ट? तो कैरेट खाने से वो बीमारी नहीं होगी, लेकिन कितना कैरेट खाना है? वो एक खाना है, दो खाना है, बाद में गलती से एक्स्ट्रा खा लिया तो क्या होगा? इजंट इट? तो वी विल हैव टू चेक। और फिर थोड़े दिनों बाद बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा, तो हो सकता है उससे कोई फर्क ही ना पड़े। इजंट इट? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, हर कंट्री बायोटेक कर नहीं सकती। ये देखिए, डिजीज रेजिस्टेंट किस कंट्री को मिलेगा? जिसके पास टेक्नोलॉजी है। हर कंट्री के पास नहीं है। मैंने आपसे कहा था इंडिया में जीन मॉडिफाइड फूड नहीं है, तो नहीं है ना? क्या आपने कभी गोल्डन राइस खाया? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के पास नहीं है। तो कहाँ से लाएंगे? तो हर कंट्री उसको अफोर्ड नहीं कर। आर यू गेटिंग इट? सो यू हैव टू चेक। तो ज्यादातर क्या हो रहा है, रिच कंट्रीज में टेक्नोलॉजी जा रही है, वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, और बेनिफिट भी ले रहे हैं। जबकि जो पुअर कंट्रीज है, वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, पर टेक्नोलॉजी वहां पहुंच नहीं पाती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, और फिर वो रिच कंट्री से खरीदते रहते हैं उसको, तो वो तो महंगा बेचते हैं सब चीजों को। मैंने कहा था आप अमेजोन से गोल्डन राइस ऑर्डर करेंगे, करेक्ट, और डबल द कॉस्ट ऑफ राइस है, तो हमारे को तो महंगा पड़ा क्योंकि इंडिया में तो नहीं ग्रो होता ऐसा। तो वो भी चेक करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी से अगर मुट्ठी भर लोगों का फायदा हो रहा है, तो फिर किस बात की टेक्नोलॉजी? फिर तो वो किसी काम की ही नहीं है, इजंट इट? ठीक है? तो दैट कैन बी चेक। फिर वी हैव टू आल्सो चेक फॉर इंडिया ने क्या किया। इंडियन गवर्नमेंट ने एक जीन मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बना दी, जीईएसी। ये देखिए, जब तक जीएसी अप्रूव नहीं करती, कोई भी जीन मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमारे कंट्री में न ग्रो हो सकता है, न बन सकता।
तो हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रखा है, ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री एकदम मल्टी कल्चरल है, मल्टी रिलीजियस है, करेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट्स। तो हम जैसे ही एक चीज इंट्रोड्यूस करेंगे और कुछ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो ये जो जीईएसी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ठीक है क्लास, जीईएसी आपको याद रखना है। वो डिसाइड करती है, सपोज मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं बोलती हूँ कि ये राइस मैंने बनाया है और इसमें ये ग्रो होगा और इससे ये फायदा होगा, तो ये मुझे इनको देना पड़ेगा, ये उसको चेक करेंगे, उसको अपने साइंटिस्ट से रिसर्च करवाएंगे, ये प्रॉपर है क्या है, उसके बाद वो भेजेंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बिल पास करता है, ओके, और जब वो बिल पास होता है तब वो प्रोडक्ट बनेगा। तो अभी तक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जैसे टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, इंडिया में ऑलरेडी बिल 4 बार रख चुके हैं और चारों बार रिजेक्ट हो चुका है पार्लियामेंट, ओके, मतलब कौन सा बिल? उसको बोलते हैं जीएमओ बिल, ओके, जीएमओ बिल, जेनेटिक मॉडिफाइड मिस फुल ऑर्गेनिजम्स फॉर्म? का, जेनेटिक मॉडिफाइड ओके मिस। ऑर्गेनिज्म। मिस कौन सी गवर्नमेंट ने रखा था? अपनी गवर्नमेंट अभी बीजेपी? लास्ट 10 साल से तो बीजेपी है, तो बीजेपी से भी रिजेक्ट हुआ है, नहीं हुआ अभी। हाँ मिस, बीजेपी का 7 साल से अभी तक नहीं रखा है शायद से, नहीं तो न्यूज में और आता था। उसके पहले 2014 से आया है वो बिल, रिजेक्ट नहीं हुआ, मतलब रिजेक्ट हुआ है, और उसके पहले भी गवर्नमेंट रख चुकी है, क्योंकि जो भी रखता है तो जैसे ही बोलते हैं जीन मॉडिफाइड फूड है, तो ऐसा होता है कि अरे उससे पब्लिक को कुछ हो गया तो, कोई एलर्जी हो गई तो अपोजिशन उसको बहुत स्ट्रांगली अपोज कर जाता है ना। और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री की, थोड़ा भी कुछ हुआ तो लाखों लोगों को हो जाएगा, तो बहुत रिस्की लगता है, इसलिए उसको इंट्रोड्यूस अभी तक अप्रूव नहीं किया है, दो फ्यूचर में करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको हमको फूड चाहिए ज्यादा से ज्यादा, हमको उस प्रोटीन की जरूरत है ना, हमको गोल्डन राइस चाहिए ताकि लोगों को विटामिन ए की तकलीफ नहीं हो, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा तो हमको ही करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल नहीं, फिलहाल अप्रूव नहीं हुआ है। तो वो हर गवर्नमेंट जब भी आती है वो बिल फॉरवर्ड आता है, फिर उसको निकाल दिया जाए, मतलब नहीं एग्री, उसको बोलते हैं। और ऐसा है क्लास, अगर वो आज हमने एग्री किया बिल, सपोज आज के डेट पे यस हो गया गवर्नमेंट से, ओके, तो 3 साल लगेंगे उस क्रॉप को ग्रो करने का और प्रॉपर साइंस से, और फिर मार्केट में, मतलब मैं जैसे बोलूंगी जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटो मार्केट में आ गया है तो 3 साल लगेंगे, अगर मैं आज की डेट से बात करूं, तो अभी तक तो अप्रूव ही नहीं हुआ है। हाँ, रिसर्च रिसर्च करके बहुत सारी चीजें रेडी रखी हुई हैं कि आप हाँ बोलो तो शुरू कर देंगे, लेकिन that has not yet been approved, okay, so but that is going on because see we have to look at the safety of so many people, we just cannot take short term decisions because we have a large population, and the population is also having lots of there are many people who are poor, there are many people who are rich, हमारे पास डिफरेंट क्लास है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट जोन्स है, तो हमको सबको सेटिस्फाई हो सके ऐसा कुछ करना पड़ता है, ओके, यू कैनॉट जस्ट डू वन थिंग फॉर एक छोटा ग्रुप, ऐसा नहीं कर सकते। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक, बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी, वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ द बोर्ड, बार बार इस पे से क्वेश्चन आता है। तो पहले हम बायो पेटेंट देखेंगे। डू यू नो द वर्ड पेटेंट? हैव यू heard the word patent, सुना है आपने? यस मैम, वो Bio- टेक्नोलॉजी अपने नाम से रजिस्टर करवा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम परफेक्ट बोला आप। तो पेटेंट क्या होता है? बहुत बार कोई सिंबल पेटेंट होता है, करेक्ट, बहुत बार सपोज मैंने कहा ये सपोज कोई कोई ब्रांड है, नाइकी का सिंबल है, ओके, या हमने बोला कोई कार के ऊपर ऐसा सिंबल बने होते हैं, वो टाटा का है या जिसका भी, करेक्ट, आपको पता है हर कंपनी जो ब्रांड्स होते हैं वो अपने सिंबल पेटेंट करते हैं, कोई कुछ प्रोडक्ट को पेटेंट करता है, करेक्ट, तो वो अपने नाम पे रजिस्टर हो जाता है। अब पेटेंट इंडस्ट्रियल चीजों का भी होता है, प्रोसेस का भी होता है, प्रोडक्ट्स का भी होता है, फूड का भी होता है, और बायोलॉजी का भी होता है। बायोलॉजी का कैसे होता है?
सपोज आई हैव डेवलप्ड अ बैक्टीरिया जिसमें जीन इज मॉडिफाइड और उससे एंटीबायोटिक्स बनता है, तो आई विल पेटेंट दैट बैक्टीरिया, ठीक है। दैट पेटेंट इज गिवन फॉर अराउंड 5 years। वो पेटेंट 5 ईयर के लिए दिया जाता है, तो 5 ईयर तक वो बैक्टीरिया सिर्फ मैं ग्रो करूंगी, उसके प्रोडक्ट्स जिसको भी चाहिए मुझसे लेने पड़ेंगे। तो फायदा क्या हुआ, एक तो मुझे बहुत सारा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, करेक्ट, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे क्योंकि मैंने डिस्कवरी की है। दूसरा, आई विल बिकम फेमस। तो पेटेंट इज जनरली गिवन बायोलॉजिकली टू गिव एनकरेजमेंट, रिसर्चर्स को एनकरेज करने के लिए कि ठीक है आप ढूंढिए न्यू चीज, न्यू न्यू टेक्निक्स, न्यू प्रोसेस, ताकि ह्यूमन बीइंग को बेनिफिट हो, ओके। और वो पेटेंट हम आपको देते जाएंगे, आप 5 साल यूज कीजिए, उसके बाद कोई भी उसको यूज कर सकता है, ऐसा, ठीक है। तो इन्वेंटर को, कंपनी को, कंट्री को, जो भी उसमें काम कर रहे हैं उनको दिया जाए। तो ये देखिए पेटेंट में टिपिकल चीजें होती है क्लास, ये देखिए ग्रांट, इन्वेंटर के साथ एग्रीमेंट होता है कि यस आपने इसको डिस्कवर किया, स्पेसिफिकेशन आपने क्या डिस्कवर किया, ओके ये है, ठीक है, तो ये आपको मिले, ठीक है। क्लेम मतलब उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, दूसरे लोग उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर कोई बिना पूछे उसको ले रहा है तो वो क्रिमिनल माना जाए, ठीक है। सो बायो पेटेंट इज पेटेंट अवॉर्डेड फॉर स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपने कुछ नया ढूंढा, सेल लाइन्स, न्यू टाइप्स ऑफ सेल, जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेन्स, आपने कोई जीन चेंज किया है, डीएनए सीक्वेंस, प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी की कोई न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक्स होती हैं, करेक्ट, कोई नया प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट का यूज, तो उसके लिए पेटेंट देते हैं, करेक्ट, बायोपेटेंट, ठीक है। और जब देते हैं तो ज्यादातर क्यों दिया जाता है, ये देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट ये, सी टू रिकॉग्नाइज द रियल इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन, की इस साइंटिस्ट ने ये ढूंढा तो उसको ह्यूमन को इतना बेनिफिट हुआ तो उसको हमें कुछ तो देना चाहिए, उसको अवार्ड के फॉर्म में वो दिया जाए, ठीक है, ताकि लोग साइंस और रिसर्च में लगे रहें और अपना इतना सारा दिमाग और टाइम लगा के कुछ ढूंढे, ठीक है। तो इट इज इम्पोर्टेंट, फाइन। फिर उसके बाद इंडिया अलाउज प्रोसेस पेटेंट, नॉट प्रोडक्ट पेटेंट। व्हाट इज प्रोसेस पेटेंट, आप प्रोसीजर ले सकते हो लेकिन प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये प्रोडक्ट मुझसे ही खरीदना, प्रोसीजर आप अपना रखो। तो प्रोडक्ट पेटेंट नहीं देती इंडिया, ठीक है, दूसरी कंट्रीज देती है। सो बायो पेटेंट पेटेंट होल्डर को क्या देता है, दूसरों को मना कर सकता है वो चीजें बनाने से, बेचने से, करेक्ट, फॉर 5 years, कभी कभी 7 years, डिपेंडिंग ऑन कब आपने अप्लाई किया, तो 5 to 7 year का पेटेंट मिल सकता है मैक्सिमम, ओके। एंड देन जब आपको पेटेंट मिल जाता है तो आप उसका बेनिफिट उठाइए, आप मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए, करेक्ट, आप इकोनॉमिकली आगे बढ़िए। तो मैम आपने ढूंढा, हाँ, मैम प्लांट वैरायटीज का भी पेटेंट कर सकते हैं अगर आप न्यू वैरायटी ढूंढते हो, यस कर सकते हो, बिल्कुल। मैम, क्योंकि अभी लास्ट ईयर आई गेस न्यूज में आया था, पेप्सिको ने 4 राजस्थानी फार्मर्स को 1 करोड़ के लिए कोर्ट में लेकर गए थे क्योंकि उन लोगों ने हाँ, पॉसिबल है, पॉसिबल है, ऐसे बहुत सारे हैं। हमने भी बहुत, जो फॉरेन कंट्रीज हमारी वैरायटी को यूज करते हैं, इंडिया ने भी उनके ऊपर केस कर रखा है, बहुत सारी चीजों के लिए। प्लांट वैरायटी को पेटेंट किया जाता है, बैक्टीरिया को पेटेंट किया जाता है। अभी देखो, अगर आप पेटेंट कर रहे हो जो आपने ढूंढा है तो अच्छा है, लेकिन आपने नहीं ढूंढा, किसी और ने वो प्रोडक्ट ढूंढा और आप उसको पेटेंट करो तो उसको फिर पायरेसी बोलते, चोरी, है ना। सपोज आपने कोई अच्छा सा टेक्निक और प्रोसेस बताया, बनाया, और आपने मेरे साथ डिस्कस किया और कल मैंने जाके उसको क्लेम कर लिया कि तो मेरा है, तो मैंने क्या किया, चोरी की ना, दैट इज पायरेसी। तो ऐसा होता है, इसीलिए जब भी पेटेंट दिया जाता है उसको बहुत बार वेरीफाई करना पड़ता है, इसीलिए उसकी कमिटीज होती, ऐसे ही नहीं होता, मतलब आपको अप्लाई करना पड़ता है उसके बाद। यस, इंडिया के बासमती राइस पे हुआ था पेटेंटिंग। ये देखिए फर्स्ट पेटेंट किस पे किया गया था, लुक वेरी केयरफुली, सीडोमोनास, सीडोमोनास प्यूटिडा, ये बैक्टीरिया का नाम है जो
ऑयल को क्लीन करता है ओशियंस। तो इन ओशियन जो ऑयल लीकेज होता है, पेट्रोल डीजल, क्योंकि ओशियन से आता है, तो वो पूरे ओशियन में फैल जाता है और वहां पे ये हम बैक्टीरिया डालते हैं। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जब आप डालते हो तो धीरे धीरे ऑयल को कंज्यूम कर लेता है और पोल्यूशन से उसको फ्री कर देता है। So that can be done. Pseudomonas, that was the first biopatent, correct? देखिए, कंट्रोल ऑफ प्लांट जीन एक्सप्रेशन, ये डेल्टा एंड पाइनलिन कंपनी को दिया गया था एग्रीकल्चर के लिए, एक पर्टिकुलर जीन के लिए। तो ये पेटेंट एक जीन के लिए था जिससे प्रोटीन बनता है जो सीड को जर्मिनेट नहीं होना, करेक्ट? सो इट वाज गिवन बाय फॉरेन कंट्री, नॉट बाय इंडिया, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे पेटेंट होते हैं जो कुछ कंट्रीज दे देते हैं, कुछ नहीं देते, फिर उस पर बहुत बार आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन और ये सब चलता ही रहता है, ठीक है? तो बहुत सारे पेशेंट अगर आप देख रहे हैं वो मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं कि आपने एक प्लांट ढूंढा और अभी आप बोल रहे हो प्लांट सिर्फ मैं ही ग्रो करूंगा, तो वो बहुत बार एक्सेप्टेबल नहीं होता, आप ऐसा नहीं कर सकते। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, जो फाइनेंशियली पावरफुल कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो ज्यादातर रिसर्च करके सारे प्रोसेस का पेटेंट ले रहे हैं। हु इज डूइंग रिसर्च? लाइक इंडिया कैन नॉट डू मच रिसर्च बिकॉज वी डोंट हैव मनी, करेक्ट? तो बहुत सारे इंडियंस फॉरेन कंट्री में जाके रिसर्च करते हैं, दे स्पेंड मनी ऑन दैट, करेक्ट? वो कंट्री पैसा देती है तो वो क्या कर लेती है, वो सारी चीजों को पेटेंट कर लेती है। तो उससे क्या हो रहा है, रिच कंट्रीज रिच रह जा रहे हैं और पुअर कंट्रीज पुअर, और ये जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हु इज गेटिंग ऑल द पेटेंट? रिच। व्हाई दे आर गेटिंग? क्योंकि दे आर डूइंग द रिसर्च। पुअर कंट्री रिसर्च कर नहीं सकती, so how will they get the patent? So even if poor country has a good scientist, the scientist is picked up by a rich country to do research. तो इसलिए बहुत बार पेटेंटिंग का जो एक्चुअल एस्पेक्ट था कि इन्वेंटर को बेनिफिट होगा, वो हो नहीं पाता। एंड दैट्स व्हाई मेनी बहुत सारे फूड वगैरह के जीन जो पेटेंट होते जा रहे हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में टिपिकल फूड कुछ टिपिकल लोग ही ग्रो करेंगे और बाकी लोगों को मिलेगा ही नहीं। So it can affect the food security, see, because you will say ये राइस तो हम ही ग्रो करेंगे, ये फ्रूट हम ही ग्रो करेंगे, तो ऐसा अगर हम देते जाएंगे तो फिर देयर विल बी सो मेनी फूड विच विल गेट पेटेंटेड विच वी कैन नॉट अलाउ। सो उस पर भी बहुत सारा आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? क्लास बायोपायरेसी हम नेक्स्ट टाइम करते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में दिस चैप्टर शुड गेट ओवर, ओके? जस्ट आई वांटेड अ फीडबैक. Is there any other chapter left or this is the last one? Just let me know. Hello. Biotech last chapter था हम, मेरे साइड से I'm talking. ये कुछ बाकी है आपका? मैम चेक करके कल बताएं। हाँ प्लीज, मुझे मैं कल आप लोग क्या करते हो फिर अगले वेडनेसडे तक बताते नहीं, भूल जाते हो। मुझे पर्सनल पे भी मैसेज कर देगा कोई तो भी चलेगा, या तो सिद्धि मैडम को या जो हमारे दूसरे टीचर है उनको बता दीजिए, ठीक है? ओके, Okay, प्लीज लेट मी नो, तो मैं वो रेडी रखूंगी आपके लिए, क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक आ रही, तो वी डोंट वांट यू टू बी बिजी। यस मिस। ठीक है, ओके, बाय क्लास, टेक ग्रेट केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।